मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं ब्रीदिंग होता क्या है। बेसिकली ये होता है रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक मूवमेंट किसका? हमारे लंग्स का। यानी हमारा लंग्स है, उसमें जो कैविटी है, जैसे कैविटी हम किस चीज़ को बोलते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में, कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसके अंदर कैविटी होती है। कैविटी मतलब कि उसके अंदर कुछ ना कुछ और भी बाकी चीज़ें फिट हैं। जैसे कि हमारे अंदर एक कैविटी है और उस कैविटी के अंदर, कैविटी मतलब एक तरह से होलो चीज़ होती है। जैसे हमारे रिब्स हैं, ये रिब्स हैं और इन रिब्स के चारों, मतलब ये रिब्स यानी जो हमारी हड्डियां हैं, ये हड्डियां एक कैविटी क्रिएट करती है, मतलब एक जगह क्रिएट करती है और उसके अंदर हमारे लंग्स फिटेड हैं। यानी उस कैविटी के अंदर हमारे लंग्स फिटेड हैं, ऐसे 2 लंग्स। ये जो लंग्स फिटेड हैं और यहाँ से हमारे को विंड मिलती है। तो ये जो रिब्स हैं, हमारी रिब्स बाहर की तरफ जो होंगी तो एक्सपेंड होगा और अंदर की तरफ जब रिब्स मूव करेंगी तो क्या होगा, रिलैक्सेशन, या फिर जब बाहर की तरफ जाएगी तो वो होगी एक्सपेंशन और जब अंदर की तरफ आएगी तो वो चीज़ होगी कॉन्ट्रैक्शन। तो जो हमारी कैविटी के अंदर जो पीरियोडिक या फिर रिदमिक जो मूवमेंट होती है, यानी बाहर की तरफ जाना और इसको अंदर की तरफ आना, यानी जो लंग्स एक बार अपना साइज इंक्रीज करेंगे और एक बार अपना साइज डिक्रीज करेंगे, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं ब्रीदिंग। तो ये चीज़ होती है ब्रीदिंग। पर जब हम रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो रेस्पिरेशन जो होती है वो होती है सेलुलर लेवल पे, यानी जो सेल के अंदर क्या चल रहा है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि रेस्पिरेशन में क्या प्रोसेस होता है। जो सेलुलर लेवल्स पर जब हम बात करते हैं तो सेलुलर लेवल्स पे जो रेस्पिरेशन होती है तो उसमें प्रोसेस होता है क्या, और इसे रेस्पिरेशन क्यों बोलते हैं, और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन क्या होती है। तो जो प्रोसेस क्या होता है रेस्पिरेशन का, तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज कहाँ प्रेजेंट होगा? ग्लूकोज प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर होता है। ये हमारा सेल है, सेल के पास एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो बॉडी है उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। यानी साइटोप्लाज्म जो होता है हमारे पास सेल न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, यानी जो बाहरी मेम्ब्रेन है और न्यूक्लियस के बीच में जितना भी एरिया होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो वहाँ पर ग्लूकोज होना जरूरी है। अब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, ग्लूकोज का इनिशियली जो ब्रेकडाउन होता है साइटोप्लाज्म में, वो क्या होता है, ये होता है प्रीवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में। यानी पहले ग्लूकोज क्या होता है, 6 कार्बन मॉलिक्यूल से बना होता है। 6 कार्बन मॉलिक्यूल, 6 कार्बन मॉलिक्यूल यानी C6H12O6 से बना होता है ये हमारा ग्लूकोज। यानी इसके पास कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स, यानी कितने कार्बन हैं इसके पास, 6 कार्बन है, तो इसको हम बोलेंगे 6 कार्बन मॉलिक्यूल। अब इस 6 कार्बन मॉलिक्यूल को हाफ में जो ब्रेक हो जाता है वो कहाँ पर हो जाता है, वो साइटोप्लाज्म में हो जाता है। यानी सेल के बॉडी के अंदर साइटोप्लाज्म में वो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है। जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स में जब वो कन्वर्ट होता है उसको हम बोलते हैं पायरूवेट। और इसमें कुछ अमाउंट निकलती है एनर्जी का, ठीक है, उसको सेल यूज कर लेता है। अब आता है कि पायरूवेट बनने के बाद जो चीज़ साइटोप्लाज्म में हो गई, यानी पायरूवेट बनने के बाद अब डिपेंड करेगा कि उस सेल के पास ऑक्सीजन है, यानी उसके पास प्रेजेंस है, यानी ऑक्सीजन है, या फिर उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। यानी कुछ सेल हैं, यानी इस सेल के पास मान लो अब ऑक्सीजन नहीं है, अब ऑक्सीजन नहीं है तो उस तरह की रेस्पिरेशन को एनर्जी तो उसको चाहिएगी। यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है मान लो, अब सेल को तो एनर्जी चाहिएगी। अब एनर्जी चाहिएगी तो अब इस पायरूवेट मॉलिक्यूल को कैसे ब्रेक करेगा वो देखिए। इस पायरूवेट मॉलिक्यूल को एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में वो कैसे ब्रेक करेगा, उससे वो बनाएगा इथेनॉल, उससे बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और उसी से ही उसको एनर्जी मिल जाएगी। तो ये इथेनॉल क्या होता है, 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है
तो इससे इस चीज़ प्रोसेस को हम कई बार बोल देते हैं फर्मेंटेशन। तो जो फर्मेंटेशन होती है, फर्मेंटेशन में क्या होता है कि हमारे पास अल्कोहल मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है और एनर्जी मिलती है। तो इससे सेल का काम चल जाता है और इस तरह की रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है। अब लैक ऑफ ऑक्सीजन की जो बात है वो थोड़ी देर बाद करेंगे। इसके बाद अब हम आते हैं कि जो पैरिवेट मॉलिक्यूल्स है, अब ये तो था एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, अब पैरिवेट मॉलिक्यूल्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होगा उसका, यानी अब ये पैरिवेट क्या था, यहाँ साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है, अब यहाँ पर ऑक्सीजन भी है, पहले केस में ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ चुकी है यहाँ पे। तो ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन में माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिव हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली होता है, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो माइटोकॉन्ड्रिया एक छोटा सा सेल ऑर्गेनेली आप बना सकते हैं ऐसे, तो छोटा सा सेल ऑर्गेनेली होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्लूकोज इस पैरिवेट मॉलिक्यूल को, यानी 3 कार्बन मॉलिक्यूल से वो क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर बनाएगा और एनर्जी बनाएगा। ये जो एनर्जी इससे निकलेगी, इस एनर्जी का वो यूज़ करेगा एटीपी को बनाने में। एटीपी क्या होती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, और इसी को हम बोलते हैं, इसी एटीपी को हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। तो इससे एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एटीपी कहाँ बनता है, एटीपी को कौन बनाता है, और एटीपी जो हमारी एनर्जी करेंसी होती है सेल की वो क्या होती है। तो सबका आंसर है एटीपी। तो हमारा जो एटीपी जो बनती है वो कहाँ बनती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी को कौन बनाता है, माइटोकॉन्ड्रिया बनाता है। और एटीपी की जो एनर्जी करेंसी होती है सेल की वो क्या होती है, एटीपी। तो एटीपी होता है हमारा एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। मैं यहाँ लिख देता हूँ एडिनोसाइन साइन ट्राइफॉस्फेट, काफ़ी लंबा नाम है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसको हम बोलते हैं एटीपी। तो ये एटीपी कब बनता है, इसको कौन बनाता है, तो ये होती है हमारी एनर्जी करेंसी, इसको हम बोलते हैं एनर्जी करेंसी। तो ये इस तरह की रेस्पिरेशन को बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये इस तरह की एरोबिक रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में होती है, यानी ये ह्यूमन बॉडी में कौन सी रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। अब सपोज करो कि कहीं पर ना ऑक्सीजन एब्सेंस भी नहीं है और प्रेजेंट भी नहीं, यानी बीच की बात हो जाती है, यानी बीच में क्या हो गया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी होगी, लेकिन ऑक्सीजन तो है। तो उसमें क्या होगा कि ये पैरिवेट मॉलिक्यूल्स है वो लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा, यानी लैक्टिक एसिड में ब्रेक हो जाएगा। तो लैक्टिक एसिड कब बनती है, फॉर एग्जांपल जब हम कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे होते हैं और एक्सरसाइज करते करते हमारी जो नसों में खिंचाव बन जाता है, तो उस टाइम जो एसिड जनरेट होती है वो होती है लैक्टिक एसिड, जिसको हम बोलते हैं स्वेलिंग। स्वेलिंग जो आ जाती है वो लैक्टिक एसिड की वजह से आ जाती है, और जैसे ही हमारी स्वेलिंग जाती है तो वहाँ से लैक्टिक एसिड हट जाती है। यानी इन द एब्सेंस ऑफ, यानी जब लैक होगा, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी ऑक्सीजन की कमी होगी, हमारी बॉडी को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और कहीं से खिंचाव आ गया। तो उस तरह की जब एक्टिविटी हमारी बॉडी के साथ होती है, जब खिंचाव आ जाता है, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड बनती है, और उस प्रोसेस में भी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो यहाँ पर जो लैक्टिक एसिड होती है 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो अब इसमें देखा जाए तो इसमें बनता है 2 कार्बन मॉलिक्यूल, इसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल, और इसमें 1 कार्बन मॉलिक्यूल्स। यानी इसमें क्या होता है, कंप्लीट आपको एनर्जी मिलती है ग्लूकोज से। तो इस तरह के साथ हमारी जो ब्रीदिंग है, रेस्पिरेशन है, इसका जो डिफरेंस है और टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है, ये इसका टॉपिक ओवर होता है। और प्लीज़ लाइक आवर चैनल अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।